हेलो एवरीवन। चलिए अब हम डिपॉजिटरीज में कुछ आज लाइट बातें कर लेते हैं। आई होप आपने पुरानी सारी वीडियोस अच्छे से देख ली, अंडरस्टैंड कर लिए, कुछ बहुत सारे टर्म्स हमने सीखे थे वो। आज हम कुछ बेसिक बातें करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या क्या पावर्स हैं रूल्स बनाने के। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या क्या राइट्स यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकती है। तो लेट्स सी सेक्शन 24 क्या बोलता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट में by notification in official gazette make rules। देखो आपको मैंने बताया भी था कि सेबी से रिलेटेड जो एक्ट्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए तो उसके रूल्स भी सीजी बनाएगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे काम करने के लिए अथॉराइज सेबी को कर रखा है, क्योंकि देखिए बहुत सारे तामझाम है तो सेबी बोलता है हर काम हम नहीं देख सकते, तो उन्होंने एक अथॉरिटी सेटअप कर दी सेबी। तो सेबी देखेगा सारे तामझाम, तो सेबी वहाँ पे टाइम टू टाइम रेगुलेशंस बनाता है। तो यहाँ पे मोस्ट लाइकली तीन चीज़ें देखने में आती हैं, एक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो एक्ट और रूल्स बनाने का पावर किसके पास है? सीजी के पास है। तो जब भी सीजी को लगता है कि उनको रूल्स बनाने हैं तो रूल्स बना सकता है। तो मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट in particular and without prejudice to the generality of foregoing power, such rules may provide for all or any of the provisions matters namely। अब किन किन मैटर्स पे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। तो देखो नंबर 1 मैनर ऑफ इंक्वायरी। कैसे इंक्वायरी करनी है उसके बारे में। मान लीजिए कोई मामला अटक गया है आप और वहाँ पे हमें डाउट है कि इस पर्सन ने कोई वायलेशन किया है डिपॉजिटरी एक्ट का, तो वहाँ पे किस तरह से इंक्वायरी की जाएगी, तो उसका मैनर से भी सेंट्रल गवर्नमेंट बता सकता है। नंबर 2 टाइम विद इन विच अपील में बी प्रिफर्ड। देखिए ये सेक्शंस आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, यू नॉट सपोज टू लर्न दिस सेक्शंस, आप जस्ट ये लर्न कर लो। मैनर ऑफ इंक्वायरी, ओके, इंक्वायरी। दूसरा अपील कैसे फाइल की जाएगी, अगेन ये आप मत याद करना सेक्शन, ठीक है। देन उसके बाद द फॉर्म इन विच अपील में बी प्रेफर्ड, अपील में बी प्रेफर्ड एंड द फीस पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अपील। तो ये और फीस, ठीक है। देन उसके बाद आगे बोलता है प्रोसीजर फॉर डिस्पोजिंग ऑफ अपील, डिस्पोजिंग ऑफ अपील, अपील डिस्पोजल कैसे किया जाएगा। अगर अपील फाइल हो रही है, पहले तो अपील कैसे फाइल होगी और अपील फाइल हो गई है तो उसका डिस्पोजल कैसे किया जाएगा, ये सब चीज़ ही बता रहा है। द फॉर्म इन विच अपील मे बी फाइल्ड बिफोर सेट। अब सिक्योरिटीज एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास अगर अपील जा रही है तो वो कैसे जाएगी और उसमें फीस कितनी पेबल होगी। तो डिफरेंट केसेस में अपील्स जो फाइल की जाएंगी उसका मैनर क्या रहने वाला है, ये सब के सब कौन बताएगा? सीजी बताएगा। चलिए अब नेक्स्ट है पावर ऑफ बोर्ड टू मेक रेगुलेशन। देखो सेबी के साथ क्या वर्ड यूज हो रहा है? रेगुलेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वर्ड क्या यूज होता है? रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, सेबी रेगुलेशंस बनाती है। अब सेबी क्या क्या रेगुलेशन बना सकती है? देखो नंबर 1 सेबी में बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाए या सेबी डालेंगे तो ऑफिशियल गजट में ही है ना। मेक रेगुलेशंस कंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, टू कैरी आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट इन पर्टिकुलर एंड विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग पावर सच रेगुलेशन में प्रोवाइड फॉर। अब सेबी किस किस चीज के रेगुलेशन बना सकता है? लेट्स सी। नंबर 1 द फॉर्म इन विच रिकॉर्ड इज टू बी मेंटेन्ड। सारे रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट क्या होगा, किस तरह से आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, डिपॉजिटरी में जो बेनिफिशियल ओनर्स हैं उनकी लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, एवरीथिंग, ऑल द रिकॉर्ड्स का फॉर्मेट बताएगा। देन द फॉर्म इन विच सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस शैल बी इशूड। तो सर्टिफिकेट सीओबी के बिना डिपॉजिटरी काम स्टार्ट ही नहीं कर सकता, तो डिपॉजिटरी को जो सीओबी दिया जाएगा उसका फॉर्मेट क्या होगा वो। The manner in which security of certificate of security shall be surrendered, तो ये भी कौन बताएगा? सेबी बता रहा है। The manner of creating of pledge और hypothecation, ये सब बातें हम पढ़ चुके हैं ना, pledge और hypothecation, तो वो सेबी बताएगा, उस पर रेगुलेशन सेबी का चलेगा। The conditions and fees payable with respect to the issue of certificate of securities under, अब ये सेक्शन रहने दो, तो फीस कैसे पेबल होगा, क्या कंडीशंस होंगी, ये सब सेबी का रेगुलेशन है। एंड देन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एंड इशूअर्स, ये इनके क्या क्या राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रूल्स बनाने के पावर्स हैं, सेबी के अपने रेगुलेशंस बनाने के पावर हैं। इनको आपको जस्ट रीड करना है, इसमें कोई टेक्निकल मामला नहीं दे रखा, जनरल बस एक बार देख लेना इसको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया
फॉर एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज़ इनटू डिपॉजिटरी, तो कौन सी कंपनी की सिक्योरिटीज़ जो हैं वो लिस्ट हो सकती हैं और क्या क्राइटेरिया रहेंगे उन सिक्योरिटीज़ के, वो सब. द टर्म्स डिटरमाइंड बाय द बोर्ड फॉर सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स, तो प्रोसीडिंग्स का सेटलमेंट अगर वगैरह करना है तो उसका क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहेंगी. या एनी अदर मैटर विच इज़ रिक्वायर्ड, एनी अदर मैटर, ये सबसे अच्छा पॉइंट होता है कि और जो भी कुछ डालना है वो सब डाला जा सकता है. बहुत जनरल है, कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला काम नहीं है, इसको जस्ट पढ़ना है आपको, है ना. चले आगे बढ़ते हैं. अब हमारा आ गया है रेगुलेशन, सेबी डिपॉजिटरीज एंड पार्टिसिपेंट रेगुलेशन 2018. अभी तक हमने सेबी डिपॉजिटरी एक्ट पढ़ा था, उसके रूल्स पढ़े थे. अब हम बात करें रेगुलेशन की. तो रेगुलेशन में सेबी ने क्या क्या बातें डाली हैं. तो पहली बात डाली है रिकंसिलिएशन. ये नाम सुना है, रिकंसाइल, मैच करना. मैचिंग क्या करेंगे, दो लोगों के अकाउंट्स को मैच करते थे. जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ते थे तो आप क्या करते थे, अपने बैंक अकाउंट के एंट्रीज को, जो कैश बुक आप बनाते हैं, उसको बैंक की पासबुक से मैच करते थे ताकि टैली हो जाता था, कहीं डिफरेंस तो नहीं आ रहा. ऐसा ही ना, एग्जैक्टली यहाँ पे भी टैली किया जा रहा है, रिकॉर्ड्स को मैच किया जा रहा है. तो कैसे करेंगे, देखो. द इशूअर और इज एजेंट, एजेंट कौन, आरटीए. एजेंट कौन, आरटीए. रजिस्ट्रार क्या करेगा, रिकंसाइल करेगा. रिकंसाइल रिकॉर्ड्स ऑफ डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज विद ऑल द सिक्योरिटीज इशूड बाय द इशूअर. तो भाई इशूअर ने जो सिक्योरिटी इशू की उसको मैच करो डीमैट में जितनी सिक्योरिटीज पड़ी हुई है. मान लो मैं इशूअर हूँ, मैं कोई रिलायंस लिमिटेड हूँ और मैंने मान लो 10 लाख शेयर्स इशू किए हुए हैं और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में 9 लाख इशू हो रहे हैं, तो 1 लाख कहाँ गए. या मैंने 10 लाख इशू किए और डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में 12 लाख अपीयर हो रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया. तो मैच होना चाहिए ना, रिकंसाइल करना चाहिए. तो एग्जैक्टली यहाँ पे रिकंसाइल करेगा. तो जो इशूअर है या उसका एजेंट जो है वो मैच करेगा रिकॉर्ड्स को, एंट्रीज को. तो जो उसने एक्चुअली इशूड किए शेयर्स को, सिक्योरिटीज को, उसको डिपॉजिटरी जो डीमैट फॉर्मेट में उसको. ये कब होगी, डेली बेसिस पे. कब होगी, डेली बेसिस पे मैच किया जाएगा. अब इसमें ऑडिट की बात बोलते हैं. ऑडिट तो क्या बोल रहे हैं, इशूअर शैल सबमिट ऑडिट रिपोर्ट, शैल सबमिट ऑडिट रिपोर्ट. और ये ऑडिट रिपोर्ट क्या होगी, ऑडिटेड बाय प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी या प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट. देखो यहाँ पे सीएस का नाम भी है. ये ऑडिट रिपोर्ट कंपनी सेक्रेटरी आप लोग भी दे सकते हो, तो प्रैक्टिसिंग सीएस या प्रैक्टिसिंग सीए दोनों अलाउड है. इशूअर एक ऑडिट रिपोर्ट देगा जिसको ऑडिट किया है प्रैक्टिसिंग सीए या सीएस ने. अच्छा, किसको देगा, स्टॉक एक्सचेंज को. किसको देगा, स्टॉक एक्सचेंज को देगा भाई. कब देगा, क्वार्टरली बेसिस पे देगा. कब देगा, क्वार्टरली बेसिस पे. अच्छा, ऊपर हमने पढ़ा था रिकंसाइल तो डेली बेसिस पे करो, डेली रिकंसाइल करो. और जो ऑडिट रिपोर्ट देनी है हर क्वार्टर जाते हैं वैसे भी, जो भी अकाउंट्स ऑडिट ये भी जो भी बातें हैं सब क्वार्टरली बेसिस पे जाती हैं. क्या पर्पस है, फॉर द पर्पस ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ टोटल इशूड कैपिटल. जैसे ऊपर हमने रिकंसाइल कर लिया था, अब उसकी रिपोर्ट बना ली. टोटल इशूड कैपिटल, लिस्टेड कैपिटल, कैपिटल हेल्ड बाय डिपॉजिटरीज इन डीमैट फॉर्म, details of change in share capital during the quarter, and in principle approval obtained by the issuer from all stock exchanges where it is listed in respect of further issue capital. देखो सुनो, आज मान लो एक कंपनी है जिसके पास टोटल इशूड कैपिटल है 50 लाख शेयर्स, 50 लाख शेयर्स इशूड है. समझना इस चीज़ को. अब मान लो 50 लाख शेयर्स हैं इशूड. अब जरूरी थोड़ा इसमें सारे के सारे लिस्टेड हो, उसमें से हो सकता है ना कि कुछ अनलिस्टेड हो और कुछ लिस्टेड हो, माइट भी अलग अलग कैटेगरी है. इसमें से मान लेते हैं कि 30 लाख लिस्टेड है. अब उसमें से भी जरूरी थोड़ा ना कि सारे के सारे डीमैट फॉर्मेट में ही हो सकता है इसमें से 29 लाख डीमैट में हो, बाकी के 1 लाख लोगों ने फिजिकल फॉर्मेट में रख रखा है. एंड क्या आपने फर्दर कुछ स्टॉक एक्सचेंज से अप्रूवल लिया है क्या, इन प्रिंसिपल अप्रूवल लिया है क्या फर्दर इशूएंस के लिए. क्या फर्दर इशूएंस के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल मतलब एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो आप कि हम जो इशूएंस लेके आ रहे हैं उसमें आपके हम लिस्ट कराएंगे, ऐसी अप्रूवल ली जाती है स्टॉक एक्सचेंज से कि आज मैं आईपीओ ला रही हूँ, एफपीओ ला रही हूँ, तो मुझे इन प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी पड़ेगी स्टॉक एक्सचेंज से. तो इन सब के रिगार्ड में ये जो है वो ऑडिट रिपोर्ट बनाई जाती है जिसमें रिकंसाइल किया जाता है.
बाकायदा कि मेरे फिजिकल शेयर इतने हैं, डीमैट शेयर इतने हैं, अनलिस्टेड शेयर्स इतने हैं, इन सबका टोटल मिलाकर कि मेरी टोटल शेयर्स होनी चाहिए, मैच होना चाहिए, ऑफ कोर्स सी बात है। अब मैं ऐसा बोलूँ टोटल शेयर्स इशूड 50 लाख है, इनमें से 1 लाख फिजिकल फॉर्मेट में है और 10 लाख अनलिस्टेड हैं, ओके, और लिस्टेड जो हैं वो 30 लाख लिस्टेड है, ठीक है, 30 लाख लिस्टेड है, 1 लाख फिजिकल है ना, 10 लाख अनलिस्टेड है, बस तो 41 लाख ही हुए, बाकी के 9 लाख कहाँ गए? तो आपको पूरा रिकनसाइल करके बताना पड़ेगा कि अलग अलग फॉर्मेट्स में जो आपके पास सिक्योरिटीज पड़ी है और जो आपके टोटल इशूड है वो मैच हो रही है कि नहीं हो रही है, तो उसके कंसर्न में ये रिपोर्ट भेजी जाती है। द ऑडिट रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू गिव द अपडेटेड स्टेटस ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स ऑफ द इशूअर and confirm that securities have been dematerialized as per the request within 21 days from the date of receipt of request by the issuer, and where the dematerialization has not been effected within the said stipulated period, the report would disclose the reasons for such delay। तो आपके पास 21 दिन का पीरियड है, 21 दिन में डीमैट होगा, और अगर 21 दिन में डीमैट नहीं हो रहा है तो डिले के रीजंस बताने पड़ेंगे कि ऐसा डिले क्यों हुआ है। तो ये सारी बातें जो हैं ऑडिट रिपोर्ट में आपको भेजनी पड़ेगी। इशूअर किसको भेज रहा है? स्टॉक एक्सचेंज को क्वार्टरली बेसिस पे भेजी जाएगी, ठीक है, क्लियर है टर्म? डिपॉजिटरी रेगुलेशन पढ़ रहे हैं, पहला इसने बोला रिकंसाइल कराओ, करा लेंगे, ऑडिट कराओ, करा लेंगे। नाउ अब इंटरनल ऑडिट कराओ, तो NSDL and CDSL have allowed practicing company secretary, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यहाँ पे अलाउ किया गया है इंटरनल ऑडिट करने के लिए। इंटरनल ऑडिट समझते हैं, अंदर का काम तामझाम सही चल रहा है नहीं चल रहा उसको एग्जामिन करना। बेसिकली देखो क्या होता है ना, आप बाहर वालों से एग्जामिन हो उससे पहले कि हम खुद ही एग्जामिन कर लें। जैसे आप मेन एग्जाम दोगे तो डायरेक्टली वहाँ पे एग्जामिन होगे, उससे बेटर है ना कि आप पहले यहाँ पे चिन्मय रोज पे टेस्ट दे लो, तो आपको अपनी परफॉर्मेंस पहले से ही वैलिड हो जाएगी ना। तो बेटर है ना कि हम पहले से एग्जामिन कर लें। दिस इज कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। तो बाहर वाले हम पे ऑब्जेक्शन रेज करो, ये गलत है, वो गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, ऐसे नहीं लिखते, वैसे नहीं लिखते, वहाँ पे जानेंगे तो बहुत बुरा काम हो जाएगा, इसलिए पहले ही जान लें। तो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बोल रहा है इंटरनल ऑडिट, तो यहाँ पे जो आपके डिपॉजिटरीज हैं वो कंपनी सेक्रेटरीज को अलाउ करते हैं इंटरनल ऑडिट करने के लिए। 1999 से परमिशन ग्रांट हो गई थी टू टेक इंटरनल ऑडिट ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ डीपीज। तो डीपीज के जो इंटरनल ऑडिट है वो अब आप लोग कर सकते हैं। अब NSDL के बायलॉज जो है उसके हिसाब से एवरी पार्टिसिपेंट शेल इंश्योर, एवरी पार्टिसिपेंट कौन? डीपी शेल इंश्योर दैट इंटरनल ऑडिट इन रेस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिटरी is conducted at intervals of not more than 3 months, not more than 3 months, by qualified chartered accountant or a company secretary holding a certificate of practice, and a copy of internal audit report shall be furnished to the depository। देखो सुनो, अभी जो पहले ऑडिट पड़ा था वो तो इशूअर ने स्टॉक एक्सचेंज को भेजा था, अभी यहाँ पे हम इंटरनल ऑडिट ऑफ डीपी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो इंटरनल ऑडिट कराएगा, या तो प्रैक्टिसिंग सीए से या सीएस से, और रिपोर्ट किसको सबमिट की जाएगी? डिपॉजिटरी को। तो डीपी का बाप तो डिपॉजिटरी है ना, तो उसी के पास जाएगी, तो उसको सबमिट किया जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे ही CDSL के बायलॉज क्या बोलते हैं? एवरी पार्टिसिपेंट शैल इंश्योर दैट इंटरनल ऑडिट शैल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑपरेशंस रिलेटिंग टू CDSL by qualified chartered accountant in accordance with the provisions of Chartered Accountant Act, or by a company secretary in practice in accordance with the Company Secretary Act 1980 at such intervals as may be specified by CDSL from time to time. A copy of internal audit report shall be furnished to the CDSL। प्रोविजन दोनों में सेम टू सेम ही डिट्टो बोल रहा है। NSDL CDSL दोनों में ही सेम बात बोली है कि आप इंटरनल ऑडिट जो है वो CA CS दोनों से करवा सकते हैं, किसी से भी करवा सकते हैं, और रिपोर्ट जो है डिपॉजिटरी को सबमिट की जाएगी। कोई शक? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉनकरेंट ऑडिट, इसको रियल टाइम ऑडिट भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज रियल टाइम ऑडिट। मीन्स जब इवेंट हो रहा है तभी एग्जामिन होना, जब इवेंट हो रहा है तभी एग्जामिन होना। मीन्स हम ये वेट नहीं हो रहे कि इवेंट हो जाए और कांड हो जाए उसके बाद हम चेक करेंगे, नो। देखो जनरली आप क्या देखते हो, कहीं भी कैमरा लगे हुए हैं अगर, है ना, किसी भी डिपार्टमेंट में कहीं भी कुछ भी कैमरा लगे हुए हैं, तो वहाँ पे अगर कोई कांड हो जाता है उसके बाद हम कैमरा की रिकॉर्डिंग चेक करते हैं,
ऐसा ही होता है ना कि अरे यार चोरी हो गई, अब कैमरा की रिकॉर्डिंग बैक में जाके देख कितने बजे चोरी हुई थी, क्या हुई थी, कौन कौन आया था, ऐसे। अब वो चोरी करने वाला तो भाग चुका है, फरार हो चुका है, अब क्या ही कर लोगे, ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है जब तक कि वो पर्सन आपका नोन नहीं हो। जानकार पर्सन है तो पकड़ में आ जाएगा, लेकिन अनजान पर्सन, मान लो आज किसी मॉल में आपका मोबाइल चोरी हो जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा ही हो गया था। एक बार बहुत भीड़ भाड़, क्रिसमस डे की बात थी, मेरा जो मोबाइल था वो मेरी पॉकेट में पड़ा था, किसी ने निकालने पता ही नहीं चला इतनी भीड़ भाड़ में। अब पता ही नहीं चला तो मैंने उस मॉल के जो सीसीटीवी फुटेज है उस वहाँ पे जाके एग्जामिन किया, कुछ दिखाई नहीं दिया, इतनी भीड़ थी। अब क्या ही फ़ायदा। लेकिन कॉन्करेंस अगर करंट टाइम में ऑडिट ना, रियल टाइम, तो वहाँ पे क्या होता, जैसे ही वहाँ पे सब लोग कैमरा की तरफ नज़र गड़ा के बैठे होते हैं, और जैसे ही कोई किसी की पॉकेट में ऐसे हाथ डाल रहा होता तो बीप बजा था, पैं पैं पैं, और अचानक से वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और जो भी पर्सन वहाँ पे चोरी कर रहा था उसको पुलिस पकड़ लेती। वाह, व्हाट एन आउटस्टैंडिंग इवेंट। तो अगर ऐसा होता है तो दिस इज नोन एज कॉनकरेंट, दिस इज नोन एज कॉनकरेंट, रियल टाइम। इवेंट होने के बाद नहीं जागना है, पहले जागना है, दैट इज कॉल्ड कॉनकरेंट। लेट्स सी। सिंस 2006 द प्रोसेस ऑफ डीमेट अकाउंट ऑपरेटिंग एंड डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इज सब्जेक्ट टू कॉनकरेंट ऑडिट। डीमेट अकाउंट ऑपरेटिंग एंड DIS, डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप। DIS क्या होती है पता है? बैंक अकाउंट खोला है कभी? बैंक अकाउंट खोलते हैं, किट मिलता है, चेकबुक मिलती है ना। जैसे बैंक अकाउंट ओपनिंग पे आपको एक चेक बुक मिलती है, वैसे ही डीमैट अकाउंट पे आपको एक डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप मिलती है। बेसिकली DIS क्या होता है, एक चेक जैसे काम करता है। आज मान लो आपको ट्रेडिंग करनी है, तो आपको इतने शेयर बेचने हैं, तो आप अपने स्टॉक ब्रोकर को परमिशन ग्रांट करोगे तो वो चेक साइन करके दोगे, है ना। तो वैसा डील करता है DIS, ठीक है। तो DIS या फिर डीमैट अकाउंट ऑपरेटिंग अगर कुछ भी होती है तो उससे पहले एग्जामिन किया जाएगा कि किसका अकाउंट खोल रहे हो, यानी खोल देते हैं पहले, बाद में कोई कांड करेगा तो पकड़ लेंगे उसे। नो, बिल्कुल नहीं, पहले देखो किसका अकाउंट खोल रहे हो। एंड द DP हैव बीन एडवाइज्ड टू अपॉइंट अ फर्म ऑफ क्वालिफाइड CA और CS फॉर कंडक्टिंग कॉन्करेंट ऑडिट। The scope of concurrent audit with respect to control and verification of DIS cover the areas given below. तो क्या क्या एरियाज कवर करता है ये ऑडिट? नंबर 1, इशुएंस ऑफ DIS, इसमें क्या क्या प्रोसीजर होगी, लेट्स सी। द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय पार्टिसिपेंट विद रेस्पेक्ट टू इशुएंस ऑफ DIS बुकलेट इंक्लूडिंग लूज लीफ। किसको DIS बुकलेट देनी है या लूज लीफ आ रही है तो क्या है उसका सीन, कैसे उसको आपको चेक करना है। Existence of control on DIS issued to clients, including pre-stamping of client ID and unique printed serial number. जितनी भी DIS होती है ना, उस पर क्लाइंट ID मेंशन होती है, उस पर स्टैम्प लगी हुई होती है क्लाइंट ID की, है ना। और साथ ही में उसमें एक यूनिक नंबर क्या होता है, प्री प्रिंटेड सीरियल नंबर भी होता है, ताकि जैसे चेक पे नहीं होता सीरियल नंबर, चेक नंबर, है ना, IFSC कोड ऐसे होते हैं ना चेक पे, एग्जैक्टली ऐसे ही यहाँ पे भी होते हैं। तो क्या होता है, आप इजीली उसको आइडेंटिफाई करोगे ये सीरियल नंबर का DIS इस रेस्पेक्टिव क्लाइंट को इशू किया गया था, तो रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ DIS बुकलेट्स, तो इन सब का ऑडिट जो है वो किया जाता है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ DIS, द प्रोसीजर DIS वेरिफिकेशन टू बी फॉलोड बाय पार्टिसिपेंट्स इज एज फॉलोज। तो इसमें क्या किया जाएगा, डेट एंड टाइम ऑफ स्टैंपिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन स्लिप, कौन सी डेट पे इशुएंस हुआ था, ब्लॉकिंग ऑफ यूज या रिपोर्टेड लॉस्ट या स्टोलन इंस्ट्रक्शन स्लिप्स इन द बैक ऑफिस सिस्टम या मैनुअल रिकॉर्ड। जैसे आपका चेकबुक खो जाता है तो आप ब्लॉक करा देते हो उसको, आपका ATM कार्ड खो जाता है ब्लॉक करा देते हो। एक्जैक्टली अगर मेरी DIS खो जाए तो दैट इज इक्वलेंट इंपॉर्टेंट, उसमें मेरा साइंड है, या मान लो कोई साइन डुप्लीकेट कर ले, तो अगर DIS खो गई है मेरी तो डेफिनेटली फॉर श्योर मैं उसको ब्लॉक के लिए बोलूँगी। तो ब्लॉकिंग का क्या सिस्टम है आपका, वो आप यहाँ पे चेक किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा उसका। स्पेशल वेरिफिकेशन फॉर ट्रांजेक्शन अबव 5 लाख, और 5 लाख से अबव के ट्रांजेक्शन है तो उसका वेरिफिकेशन भी किया जाएगा कि यार 5 लाख रुपए से ज़्यादा का ट्रांजेक्शन हो रहा है तो आखिरकार क्या है। जैसे अगर मान लो आपके सेविंग अकाउंट्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं कैश के, तो ऑडिट हो सकती है उसकी। एग्जैक्टली यहाँ पे 5 लाख से ज़्यादा का अगर सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन है तो उसकी ऑडिट होगी। या इंस्ट्रक्शंस रिसीव फ्रॉम द डोरमेंट अकाउंट्स, तो डोरमेंट अकाउंट कौन कौन से हो गए हैं उनके बारे में, तो ये सब टाइम टू टाइम ऑडिट किया जाता है। ये डोरमेंट अकाउंट के भी ऑडिट इसलिए होते हैं कि जो डोरमेंट होते हैं अचानक से कभी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है उनमें, तो फिर वो ऑडिट में आ जाता है कि यार ये क्या चक्कर है,
ये जो डॉर्मेंट पड़े थे दिनों से अचानक से इतनी इतनी फास्ट उन्होंने ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर दी, तो कुछ तो लोचा है उसमें, गड़बड़ घोटाला होता है। तो ये सारे इशुएंस से रिलेटेड, साथ ही में DIS वेरिफिकेशन से रिलेटेड ऑडिट किए जाते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, रियल टाइम बेस्ड ऑडिट किए जाते हैं। The concurrent auditor should conduct the audit in respect of all the accounts opened, DIS issued during the day by the next working day. आज जो इशू है कल तक ऑडिट हो जाएंगे, रियल टाइम में एकदम, पेंडिंग नहीं करना, ये नहीं देख लेंगे नो, देखना इमीडिएटली आपको करना है। कभी वर्क प्रेशर ज़्यादा है तो टाइम एक्सटेंडेड है। ऑडिट इज नॉट कंप्लीटेड विद इन द नेक्स्ट वर्किंग डे ड्यू टू लार्ज वॉल्यूम, ऑडिटर शुड इंश्योर दैट ऑडिट इज कंप्लीटेड विद इन अ वीक्स टाइम। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर ये ऑडिट कंप्लीट करनी पड़ेगी। व्हाट इज व्हाट? कॉन्करेंट ऑडिट, जिसमें DIS जो है चेकबुक जैसा मान लो इसको, तो जैसे चेकबुक होती है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस इशुएंस के क्या होंगे, उसके वेरिफिकेशंस के क्या होंगे, और रियल टाइम है इसलिए इमीडिएटली करना है, डिले नहीं करना है, नेक्स्ट वर्किंग डे तक हो जाएगा। आज इशुएंस है तो कल तक ऑडिट हो जानी चाहिए, और ज़्यादा ही वर्कलोड है तो एक वीक के अंदर अंदर ऑडिट हो जानी चाहिए कि इनको इशू हो रहा है। एक्चुअल में जो पर्सन जिसको इशू हुआ है वो पर्सन है भी कि नहीं है ना। कहीं फेक ID से तो नहीं डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं, पता चले कि बहुत सारे डीमैट अकाउंट फर्जीवाड़े में इशू हो गए हैं और फिर उनमें मैनिपुलेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हो गई है, नो, ये सब एग्जामिन करना पड़ेगा। चलिए अब एक केस स्टडी हम लोग कर लेते हैं। हमारा चैप्टर वैसे डन है, इसमें केस स्टडी आपको दे रखी है आपके मॉड्यूल में, तो लेट्स गो फॉर दिस केस स्टडी। देखो फैक्ट्स क्या क्या थे और क्या हुआ। JP कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस सेबी का केस है। इस केस के पहले फैक्ट्स क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए सेबी ने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया था, ये DP था, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, टू JP कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ DP रेगुलेशन। और इनिशियली कितने पीरियड के लिए दिया गया था? 5 साल के लिए, ठीक है, और जो वैलिड था 2006 से 2011 तक। फिर उसके बाद वापस से रिन्यू कर दिया गया था, और ये वापस से वैलिड था 10 अगस्त 2016 तक वैलिड था। यहाँ तक की कहानी क्लियर। सेबी ने DP का सर्टिफिकेशन दिया 5 साल के लिए इनिशियली, फिर वापस 5 साल के लिए। फिर इन द मीन वाइल क्या हुआ, सेबी को एक नोटिस मिला, लेटर मिला, किसने भेजा? NSDL एंड CDSL ने भेजा, दैट इट हैज़ टर्मिनेटेड द अग्रीमेंट विद नोटिसी ड्यू टू नॉन कंप्लाइंस ऑन द पार्ट ऑफ जयश्री कैपिटल सर्विसेज। नॉन कंप्लाइंस किए थे इसलिए सर्विसेज उसकी टर्मिनेट की जा रही है। ये किसने बोला था? CDSL ने। एग्जैक्टली सेम ऐसा ही नोटिस जो है उनको NSDL से भी मिल गया, ये NSDL ने भी इनको इंटीमेट कर दिया। तो CDSL वाइट द सेट लेटर ऑल्सो रिक्वेस्टेड सेबी टू कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू नोटिसी एट द DP वॉज एट विद इमीडिएट इफेक्ट। तो NSDL और CDSL दोनों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया ये जो DP है ना सॉरी, ये ढंग से काम नहीं कर रहा, नॉन कंप्लाइंसेस कर रहा है, बाय लॉज मानता नहीं है। तो सेबी के पास जब ये रिक्वेस्ट आई तो अब सेबी क्या करेगा? तो इन दिस केस व्हाट हैपेंड, लेट्स सी। सेबी ने क्या ऑर्डर किया? टर्मिनेट करो इसका इमीडिएट इफेक्ट से। डिपॉजिटरी बोल रहा है कि यहाँ पे ये नालायक है DP, तो उसको DP का सर्टिफिकेट कंटिन्यू नहीं करना है। ऑल्दो उसका अभी पीरियड पेंडिंग था बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब पहले ही यहाँ पे उन्होंने टर्मिनेशन कर दिया, बाय लॉज का वायलेशन है, तो यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपल सी बात है। द फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ द नोटिसी टू इन्फॉर्म सेबी ऑफ द टर्मिनेशन ऑफ अग्रीमेंट बाय डिपॉजिटरी वुड हैव टू बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द DPs। तो उस DP ने वायलेशन किया अपने कोड ऑफ कंडक्ट का। तो सेबी इन एक्सरसाइज ऑफ पावर्स कैंसल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू द नोटिसी या JP सर्विसेज with immediate effect, cancelled the certificate with immediate effect। तो यहाँ पे सेबी ने क्या किया? उस रेस्पेक्टिव DP का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे DP की जिम्मेदारी बनती थी कि वो सेबी को इन्फॉर्म करे कि नॉन कंप्लाइंसेस में जो है सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया गया है, उसको टर्मिनेट कर दिया सर्विसेज को, तो वहाँ पे सेबी जो भी एक्शन लेता फिर लेता। ठीक है, दैट्स इट। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें सीखी। डिपॉजिटरी क्या है, डिपॉजिटरी एक्ट में बहुत सारी बातें सीखी हमने, नए नए टर्म सीखे, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन सीखा, फंजिबिलिटी हमने सीखी, प्लेज हाइपोथिकेशन के बारे में हम लोगों ने सीखा, साथ ही में हमने एडजुडिकेशन, कंपाउंडिंग जैसे लीगल टर्म्स भी सीखे। और आज हमने बहुत जनरल ही पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा था
कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स बनाने के पावर्स क्या हैं, सेबी के रेगुलेशंस बनाने के पावर्स क्या हैं, देन डीपी रेगुलेशन में क्या लिखा हुआ है, रिकन्सिलेशन के लिए बोला, ऑडिट के लिए बोला, इंटरनल ऑडिट के लिए बोला, कॉन्करेंट ऑडिट के लिए बोला। ये सब बहुत बेसिक बातें, शॉर्ट नोट्स इन पे बन सकते हैं, तो इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना। ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप लोग पूरा चैप्टर रीड कर लीजिएगा ताकि क्वेश्चंस करना ईजी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना इनफ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।